सो हे गाइस, कैसे हो आप। मैं विशाल बाना और आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे और उसमें हम बात कर चुके थे कूलम्ब्स लॉ की और कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे। जो पिछले लेक्चर में फॉर्मूला ड्राइव होके आया था वो था, देखिए बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका था, ठीक है। आपने मीडियम के लिए भी निकाल लिया था, सबका आपने निकाल लिया था। अब हमें क्या करना है, अब थोड़ी सी हम इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इसका मतलब मैं एक बार मीडियम का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद जब रिलेशन भी निकाल के मैं प्रूव कर चुका था पिछली बार का, तो मैं कर चुका था कि एफ एम इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, यानी कि आपने क्या किया था, एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन के। इस तरीके से आपको एक रिलेशन मिल चुका था, ठीक है ना। यहां सारे में कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर चुका था। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन देखने को चलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपलीफाई, सबसे पहले इन तीनों के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ के किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे बता दूं बेटा, कूलम्ब्स लॉ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 टाइप के आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस। 3 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, वैरायटीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कूलम्ब्स लॉ पर डिपेंड करती है 3 टाइप की वैरायटी। 3 टाइप की वैरायटी। तो हमारे पास जो कूलम्ब्स लॉ है, उस कूलम्ब्स लॉ पे हम क्वेश्चन की 3 टाइप की वैरायटी के बारे में बताएंगे। पहला पूछा जाता है चार्ज गिवन करके फोर्स के बारे में। पहला पूछा जाता है फोर्स के बारे में। पहला डायरेक्टली चार्ज दे करके, तो पहले जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम सीधा पूछेंगे फोर्स के बारे में। दूसरा वो पूछ सकता है बेटा चार्ज के बारे में। दूसरा फोर्स दे करके हमसे चार्ज के बारे में पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम का, यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशंस, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होती है ना, उनके बेस पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको Q1 Q2 दे देगा, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आपको दे दी जाएगी, डायरेक्टली फोर्स पूछ लिया जाएगा। दूसरी बात, दूसरे उसमें फोर्स आपको दे देगा, बीच की डिस्टेंस आपको दे देगा, तब किसी भी एक पॉइंट पे चार्ज आपसे फाइंड करवा लिया जाएगा। तीसरा जो होता है बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है कि हम दोनों चार्जेस के बीच में, इसका मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों चार्जेस के बीच में अननोन चार्ज को कहां रखें कि वहां पर नेट फोर्स आपका 0 हो जाए। कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करूंगा बेटा, आपको ध्यान से देखना है कि जितनी भी मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस का मतलब होता है कि वहां पर आपका एफ नेट 0 हो जाना चाहिए। एफ नेट आपका 0 हो जाना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपको जाकर के बेटा एफ नेट 0 करना है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इधर है कि एक पॉइंट की वजह से Q1 की वजह से फोर्स इधर लग गया F1, ठीक है ना। इस पर Q2 चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग गया F2, ठीक है ना। तो अब इसमें दोनों पॉइंटों के बीच में क्या हो जाना चाहिए, मैंने देखा कि दोनों जो फोर्स है कितने डिग्री के एंगल पर है, 180 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ पे जो एफ नेट निकालूंगा, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस F2। ये तो निकल के आएगा, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट या दो फोर्स, दो चार्ज एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उनका एफ नेट होता है बेटा F1 माइनस F2। इसका मतलब मुझे पता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होता है, एफ नेट आपका 0, एफ नेट आपका 0, तो एफ नेट 0 हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2। अरे क्या देखो बेटा, F1 इज इक्वल टू F2। इसका मतलब आ गया कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में मुझे तो आंख मीच के एफ नेट 0 कर देना है, आंख मीच के एफ नेट 0 कर देना है। और जब एफ नेट वहां 0 हो जाएगा, इसका मतलब है मुझ दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स बिल्कुल इक्वल होगा। इतनी वैरायटीज को हम कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो आज हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, जो बहुत बेसिकली क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास, आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे लिख देता हूं, क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं 2 पॉइंट चार्ज, 2
पॉइंट चार्ज, पहला 2 पॉइंट चार्ज आर सिचुएटेड ऑन 1 सेंटीमीटर apart, 1 सेंटीमीटर apart distance, 1 सेंटीमीटर apart distance in vacuum. Find the force. Find the force. Find the force. Find the force. Force on 2 point charge are situated on 1 centimeter apart distance in vacuum. Find the force on both charge. Both charge. तो बेटा इसके बारे में समझते हैं. सिंपल सा, वेरी सिंपल लड्डू क्वेश्चन, बहुत लड्डू क्वेश्चन है. कैसे करते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं. तो बेटा उसने बोला 2 पॉइंट चार्ज कि पॉइंट चार्ज, बेटा पॉइंट चार्ज हमेशा, मैंने सपोज करो यहां पर एक पॉइंट मेरा ये रहा और एक पॉइंट मेरा ये रहा, दोनों को मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख लिया. कितने डिस्टेंस पे? 1 सेंटीमीटर अपार्ट. कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर अपार्ट. बेटा कभी भी और ध्यान रख लेना, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने 2 पॉइंटों को रखा, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है कि आपके पास चार्ज के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं दिया गया है. जब भी आपके बारे में या आपको चार्ज के बारे में कुछ ना पता हो तो एक डेफिनेशन पढ़िए, 2 पॉइंट चार्ज. 2 पॉइंट चार्ज, जहां भी पॉइंट चार्ज की बात कीजिए वहां आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे. वहां पर आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे. तो यहां पर हो गया मेरा जैसे Q1 इजिकल टू 1 कूलाम और यहां पर बेटा मेरा Q2 इजिकल टू 1 कूलाम. Q1 इजिकल टू 1 कूलाम और Q2 इजिकल टू 1 कूलाम. अब चार्ज के बारे में पता चल गया, दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में पता चल गया और सारा का सारा सिस्टम हमारे वैक्यूम में रखा हुआ है. जब वैक्यूम में रखा हुआ है तो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स बेटा होता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर. F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर. तो यहाँ पे बेटा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है? 9 इंटू 10 की पावर 9. Q1 की वैल्यू बेटा कितना है? 1 कूलाम. Q2 की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम अपॉन D स्क्वायर. बेटा सेंटीमीटर को हमेशा कहां में, किस चीज में कन्वर्ट करना है? मीटर में. याद रख लेना जब आप कूलाम फोर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज आप बोर्ड एग्जाम में इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखें बेटा, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से बहुत दिक्कतें आ जाती है. अब क्योंकि स्टेप मार्किंग 12th में नहीं होती है, सीधा अगर आपकी वैल्यू गलत है, वैल्यू पुट कर रखी है, कैलकुलेशन गलत है तो क्वेश्चन कट हो जाता है बेटा डायरेक्टली. तो आपको यहाँ पे देखा मैंने 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कीजिए? मीटर में. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर. 10 की पावर -2 मीटर. तो यानी कि फटाफट यहां पे करेंगे 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर. ठीक है ना? इसका मतलब यहां से देखिए फटाफट 9 इंटू 10 की पावर 9, यहां पे 1 और हो जाएगा कितना? 10 की पावर -4. 10 की पावर -4 बेटा ऊपर चला जाएगा तो पावर प्लस में चली जाएगी. 9 इंटू 10 की पावर 9. ये बात सही है बेटा? समझ में आ रहा है ना? पावर जैसे ले रहा हूं समझ में आ रही है ना? ऊपर चल के कितना हो गया? 10 की पावर किस में हो जाएगा? प्लस में. तो 9 इंटू 10 की पावर 13, 9 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन का फोर्स. 10 की पावर 13 न्यूटन का फोर्स जो है दोनों चार्ज आपस में अप्लाई करेंगे. मेरी बात समझ में आ गया? यानी कि ये बात समझ में आ गई होगी. और बच्चों बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी कूलम से सिंपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखिए फटाफट. तो यानी कि आंसर कितना आ गया? 9 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन का आंसर. देखिए अब एक क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमारे पास एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है. क्या है? यूरेनियम का न्यूक्लियस. अब मैं सबसे पहले, तुमने देखा है कि आपने 2 रिएक्शन सुनी होंगी, एक न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन.
फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। क्या होना? ब्रेक डाउन होना। प्लीज ध्यान से समझे। आपके पास दो कंडीशंस आती हैं क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन जो आती है वो आती है फिजन। बेटा फिजन का मतलब जो होता है वो होता है ब्रेक डाउन, और ये आपने 10th से भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। और एक आता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होना फ्यूज्ड होना, मतलब कंबाइंड होना। तो एक काम आ रहा है, एक तरफ आ रहा है ब्रेकडाउन होना और एक तरफ आएगा आपका कंबाइंडेड होना। तो यानी कि अब सबसे पहले हम देखते हैं, आपके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। ध्यान से समझना कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? यूरेनियम का न्यूक्लियस। अब यूरेनियम का न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। जैसे मैं एक यूरेनियम हूं और मेरे अंदर से क्या है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, इसका मतलब मैं एक अल्फा पार्टिकल निकालूंगा, दो अल्फा पार्टिकल निकालूंगा, तीन अल्फा पार्टिकल, चार अल्फा पार्टिकल, पांच अल्फा पार्टिकल, इस तरह के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल मैं निकाल चुका हूंगा। तो बताओ कि अब मैंने जैसे निकाला, यूरेनियम का रिप्रेजेंट होता है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 ये होता है। अगर मैं इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी कर देता हूं फटाफट से चारों तरफ से, पता है अल्फा पार्टिकल्स कब निकलते हैं? जब आप यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बमबारी कर देते हो। ध्यान से समझना, जब आप उसमें न्यूट्रॉन की बौछार कर दोगे, शॉवर कर दोगे फटाफट फटाफट, तो उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल इमिट्स होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे बेटा? अल्फा पार्टिकल्स इमिट्स होने लगेंगे। ये होता है 92 यूरेनियम 238। इससे मैंने एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दिया। जैसे एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाला तो यहां पे एक नई चीज बन के आई, एक नई चीज बन के आई। तो क्या बना? वो बना बेटा 90 थोरियम 234, 90 थोरियम 234। बट हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अभी इससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन का मतलब समझा? मेरे पास एक यूरेनियम है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है 92 यूरेनियम 238। इससे क्या किया, इस पे मैंने न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी और इससे मैंने एक अल्फा पार्टिकल्स को निकाल दिया, एक अल्फा पार्टिकल्स को निकाल दिया। तो एक तुम्हें पता है, जब भी कभी आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी, जब रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में बताया था कि जब आप किसी भी एटम से एक अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं, किसी भी एटम से आप एक अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं, तो उसके एटॉमिक नंबर में, उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है, जबकि एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। इसी चीज को मैं यहां कहने वाला हूं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया, मेरे पास एक एटम है एक्स, एक्स का जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, एटॉमिक मास मेरा ए है। इससे मैं क्या करता हूं, एक अल्फा पार्टिकल निकाल देता हूं। तो एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, तो इससे जो नया एटम आएगा वाई, उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी और एटॉमिक मास में 4 की कमी होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वाली बात कही है इसके अंदर कि 92 यूरेनियम 238 से क्या करूंगा, एक अल्फा पार्टिकल को निकालूंगा। बेटा समझ में आ रही है ना बात कि यूरेनियम से क्या कर रहा हूं, एक अल्फा पार्टिकल को निकाल रहा हूं। तो अल्फा पार्टिकल निकालते ही क्या हो रहा है, इसमें 2 की कमी हो रही है कि नहीं, 2 की कमी होते ही 90 आ गया कि नहीं आ गया, इसमें 4 की कमी हो रही है कि नहीं, 38 से कितना आ गया 34। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं कि किसी भी यूरेनियम के न्यूक्लियस से अगर आप किसी भी एटम से एक अल्फा पार्टिकल निकाल लेते हैं तो आपके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, उसने क्या बात बोली क्वेश्चन में। क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे कैसे कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, उससे मैं अल्फा पार्टिकल को निकाल रहा हूं, उससे मैं अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल रहा हूं। तो बताइए जो आपके पास एटम आएगा, अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद जो एटम आपके पास आएगा, उस एटम और अल्फा पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स फील होगा, यानी कि वो अल्फा पार्टिकल कितना फोर्स फील करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अब लिखते हैं सबसे पहले।
यानी कि वन अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन देखिए, वन अल्फा पार्टिकल इमिटेड, वन अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द, वन अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, मेरी बात ध्यान से समझना, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, वन अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, है ना। तो सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यू एटम, बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यू एटम। बेटा साथ साथ में जिसको नोट करना है वो क्वेश्चन को नोट करता चले। वन अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यू एटम when the alpha particle are situated, when the alpha particle are situated 9 into 10 की पावर -2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम न्यू एटम, मेरी बात ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन बेटा आसान है, बहुत इजी है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अब करना बहुत आसान है। क्वेश्चन अच्छा है बेटा आपके, मैंने क्या बोला, वन अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, के यूरेनियम के न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यू एटम। तो इस नए एटम और अल्फा पार्टिकल के बीच में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए, जबकि व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सिचुएटेड 9 into 10 की पावर -2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू एटम, जबकि हमारा अल्फा पार्टिकल जो है न्यू एटम से 9 into 10 की पावर -2 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तब जाकर के इजीली हमें फाइंड करना है। तो बेटा आसानी से कर सकते हैं क्या, मैं आपको डायग्राम बना करके देता हूं कि आपने यहां से सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर है बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर देखिए कि कैसे हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। कि आपके पास 92 यूरेनियम है ना, तो 92 यूरेनियम 238 से सबसे पहले आप एक अल्फा पार्टिकल निकाल दीजिए। जैसे आपने इससे एक अल्फा पार्टिकल निकाला तो शायद इसमें 2 की कमी हो जाती है, 92 थोरियम बन जाता है और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है, 234 बन जाता है। तो क्या मेरा ये नया एटम है क्या, ये कोई नया एटम कंसीडर कर सकता हूं? हाँ, ये मेरा नया एटम है बेटा। तो अब मैंने नया एटम, न्यू एटम 90 थोरियम 234, ठीक है, या और ये है मेरा अल्फा पार्टिकल, ये है बेटा अल्फा पार्टिकल। अब ये दोनों एक दूसरे से 9 into 10 की पावर -2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। तो फोर्स हमें इन दोनों के बीच में बताना है, फोर्स इन दोनों के बीच में बताना है। बहुत आसान है बेटा, पढ़ो। वन अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यू एटम। कि हमें फोर्स निकालना है अल्फा पार्टिकल और न्यू एटम के बीच में। तो नया एटम तो ये रहा जो बन के आएगा 90 थोरियम 234, अल्फा पार्टिकल ये रहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस 9 into 10 की पावर -2 मीटर। अब कौन सा फोर्स लगेगा? अब लगेगा बेटा कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला F = यहाँ पे लगाएंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बीच के डिस्टेंस को d² लगा लेंगे फोर्स। अब देखिए क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने फोर्स जो लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रखेंगे 9 into 10 की पावर 9। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद मेरे पास Q1 की वैल्यू आई। Q1 चार्ज कितना होता है? चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा? चार्ज अब यहां पे देखो, सबसे पहले अब ये वाला एक एटम है 90 थोरियम, तो 90 थोरियम 234 से चार्ज कैसे निकालेंगे? तो यानी कि हम निकालेंगे Q = Ne से।
Q इजिकल टू एन ई। तो सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन बेटा कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 90। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आपके पास कोई न्यूट्रल एटम होता है तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जिस बच्चे को ये चीज ना समझ में आ रही हो, जिसका बेसिक कंसेप्ट कमजोर हो, वो कृपया करके फर्स्ट वीडियो को जरूर देखे, पहले पार्ट को जरूर देखे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे पास ये न्यूट्रल एटम था, तो न्यूट्रल एटम का जो है इलेक्ट्रॉन कितना है, 90 है बेटा। तो n की जगह 90, e तो आपको पता है एलिमेंट्री चार्ज, तो यानी कि q इजिकल टू हो गया मेरा 90e, यानी कि q1 की जगह मेरा 90e। अब मैं बात करता हूं अल्फा पार्टिकल की। तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे 10th क्लास से कि अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। इसका मतलब ये क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो Q2 है वो Q2 हमारा हो गया 2e के इक्वल, क्योंकि n कितना है 2 और इसके e तो है ही बेसिक चार्ज, यानी कि Q2 भी निकल गया। तो F की जगह फोर्स फील करते हैं कि 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे कितना है बेटा, यानी कि सबसे पहला है 90 इंटू ई, है ना। उधर कितना है 2 इंटू ई, ये बात समझ में आई। अपॉन कितना है बेटा 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्या 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो F इजिकल टू 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा, आप रखिए करके देखिए कि 92 जा 180, इधर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ई की वैल्यू, इस वाले ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और अपॉन में कितनी पावर बची 10 की पावर -2। अब की बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है, ठीक है। और F इजिकल टू में आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि 180 इंटू 1.6 इंटू 1.6, पावर को सॉल्व कर देते हैं सबसे पहले। -19 तो 10 की पावर बेटा कितना हो गया -38, इधर कितना बचा 10 की पावर 9, और ये वाली पावर यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। तो यानी कि F इजिकल टू यहाँ पे जो आ गया 180 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर -38 और 10 की पावर 11, तो कितना बचेगा 10 की पावर -27, 10 की पावर -27। बेटा ये कैलकुलेशन तुम्हें मल्टीप्लाई खुद करना है और आपको पता लग जाएगा कि एक अल्फा पार्टिकल और इसके बीच में कितना फोर्स लगता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, किसी भी मैसेंजर के थ्रू, किसी भी मैसेज करके भी पूछ सकता है, कमेंट में भी पूछ सकता है। और जिस बच्चे पे इसका सॉल्यूशन हो जाए कृपया प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में आंसर उसका लिख करके भेजे, और नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम पार्ट 4 लेकर के आएंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, आप डरिए मत नहीं कि कहां अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, कहां थोरियम ले लिया, कैसे निकाल दिया चार्ज, ठीक है ना। आप इसको आसानी से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखने के बाद वो आपको घर से सॉल्व करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पढ़ते रहो बच्चों लॉकडाउन में, ठीक है ना। मोदी जी की बातों का पालन करते रहो, थोड़ा थोड़ा किताबों का भी पालन करते रहो, है ना। नहीं तो जब नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम होंगे ना, वो सारी बात को मानेंगे फिर तुम्हारी, कि जब मन करा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि फिजिक्स का पेपर नहीं होगा, है ना, स्टाम्प आ गया कि फिजिक्स का पेपर नहीं होगा, सबको नंबर दे दो। ये चाह रहे हो ना कोविड-19 में कुछ हो ही ना, है ना, क्योंकि स्कूल गए नहीं, पढ़ना है नहीं, मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है नहीं, मार्केट्स ओपन नहीं हो रही, यूट्यूब पे पढ़ना नहीं है, मजे लेने हैं यूट्यूब पे बैठ के, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आप जो 12th वाले बच्चे हैं थोड़ा सा सीरियस रहें। टाइम रियली बताऊं तो बहुत कम है, कि जुलाई जा चुकी है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
जनवरी में तो झड़ लगने लगती है कि प्रैक्टिकल होंगे स्कूल में, है ना। उस टाइम पे आप फाइल बनाओगे, कॉपियां बनाओगे, टीचर आपको प्रेशर डालेंगे कि बेटा मुझे फाइल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो मेनली रियल बता दूं, कोई रियल तो नहीं बता रहा, पर मैं बता, तैयारी सिर्फ आपकी दिसंबर तक होती है। तैयारी का टाइम तो सिर्फ दिसंबर तक होता है। जनवरी झर में चली जाती है, फरवरी फर हो जाती है, और मार्च में पेपर, फिर अप्रैल में वापस घर, है ना। तो ध्यान रखना, तैयारी जो सिर्फ करनी है वो दिसंबर तक ही हो जानी चाहिए आपके हर हाल में। प्रैक्टिस फटाफट से फटाफट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन। हाँ, और ध्यान रखना 20 नंबर के एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए कोई अलग से बुक नहीं आती है। ये जो थ्योरी बोली जा रही है, ये जो स्टेटमेंट बोले जाते हैं, इन सभी से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखें, एक एक ग्राफ का ध्यान रखें, डायमेंशन का जरूर ध्यान रखें, यूनिट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यूनिट तो एमसीक्यूज में पूछ ही ली जाती है। बहुत सारे चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कैपेसिटर है, पोटेंशियल है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट तो आपको पूछी जाती है। और शायद अगला टॉपिक जो हम इस क्वेश्चन को लिखने के बाद लेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही निकालना चाहते हैं कि कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों को उसकी डायमेंशन और यूनिट फाइंड करने में, ठीक है ना। लेट्स नाउ, अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, कि क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन आपको लिखना है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज अब की बार पर, लेकिन वैल्यू दी हुई है। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर इक्वल है, आर 20 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्ज Q1 व Q2 आर इक्वल 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड 1 मीटर डिस्टेंस, are situated 1 meter distance in vacuum, are situated 1 meter distance in vacuum, 1 meter distance in vacuum. 2 point charge Q1 and Q2 is equal to 20 microcoulomb are situated 1 meter distance in vacuum, है ना। ये सब मतलब आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, और दोनों पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 इक्वल है, बराबर भाई है, बराबर संपत्ति है दोनों पे, 20-20 माइक्रोकूलम की, है ना। और दोनों के, इनके पिताजी ने क्या करा, दोनों के पिताजी ने दोनों के घर अलग अलग बना दिए, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया कि यहां पे तो बैठता है Q1 और यहां पे बैठता है Q2, दोनों एक दूसरे से इस तरह से मान लो, ये रहे, है ना। यहां पे कितना रहता है, कौन रहता है यहाँ पे, Q1 भाई रहते हैं 20 माइक्रोकूलम के साथ, और यहां पे क्या रहता है भाई, Q2 रहते हैं 20 माइक्रोकूलम के साथ। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 1 मीटर है। अभी तो मैंने सिर्फ ये लिखा है, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है किसी वैक्यूम के अंदर है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन द Q1, कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन द Q1। आप Q1 पे क्या कीजिए, फोर्स फाइंड कीजिए, यानी कि आपको सबसे पहले इस वाले पे फोर्स फाइंड करना है कि यहां पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसको मैंने क्या मान लिया, F, वो आपको फाइंड करना है। यानी कि लिख सकता हूं कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स, समझ रहे हो ना, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1, जो Q1 चार्ज है ना, उस पर फाइंड करना है फोर्स। क्वेश्चन हो जाएगा, आसान ही क्वेश्चन है। पर क्योंकि भैया ये क्वेश्चन जब आसान था तो तुमने ऐसा क्यों कर दिया, इसमें एक लोचा और है छोटा सा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक, ये 3 भैया हैं, तो इनमें गांव का प्रधान जी, दबंग आदमी, जैसे हमारे गांव में, देख मैं सीधी बात बताऊं तो होते हैं ना, तो ऐसे आपको क्या करना है, तो एक ऐसी दबंग चार्ज है इसके अंदर, एक इसके अंदर दबंग चार्ज है,
और दबंग चार्ज जो आकर के मैं नया डायग्राम बना रहा हूं, वो दबंग चार्ज पहला Q1 चार्ज है ना 20 माइक्रोकूलम का, बिल्कुल सही बात। दूसरा भी चार्ज है ना Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम का, है ना। अब तीसरा चार्ज बिल्कुल इससे सर्टेन डिस्टेंस पर आकर के बैठ जाता है, Q3 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम का, 20 माइक्रोकूलम का, है ना। तो यहां ये भी इससे इतनी डिस्टेंस पर है, सभी के सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो मैंने यही पूछा कि तीसरा चार्ज मैंने ला करके रख दिया, तब जाकर के जब मैंने तीसरा चार्ज भी रख दिया तब जाकर के फिर मुझे दोबारा से Q1 पे फोर्स फाइंड करना है, Q1 पे फोर्स फाइंड करना है कि आप अब कितना फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, पहले Q1 में Q2 और इजिकल टू 20 माइक्रोकूलम कि 2 चार्ज है Q1 और Q2 जो इक्वल है, जो 20 माइक्रोकूलम के हैं, जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं। तो आप पहले Q1 चार्ज पे फोर्स फाइंड कीजिएगा, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या किया, ये तो, और जो पहले पॉइंट के लिए जो डायग्राम है ना बेटा, ये वाला डायग्राम, ये पहले पॉइंट के लिए सॉल्व करने के लिए मैंने पूछा Q3 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, Q3 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम चार्ज आर सिचुएटेड on equal distance from Q1 and Q2 के मेरे पास एक Q3 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो कि हमारा Q1 से और Q2 से इक्वल डिस्टेंस पर रखा गया है, इक्वल डिस्टेंस पर रखा गया है। तो इसके रखने से अब बताइए Q1 पर कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स नेट ऑन Q1। अब बताइए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा या नहीं होगा। यार घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले उसने बोला कि पहले मेरे पास समझ लो 2 चार्ज हैं, Q1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इनको मैंने वैक्यूम के अंदर रख दिया, वैक्यूम के अंदर रख दिया। तो वैक्यूम के अंदर रखने से आप एक काम कीजिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो Q1 चार्ज के ऊपर आप फोर्स फाइंड करना है, सिंपल है। तो उसके बाद पूछा कि मेरा एक पार्ट Q3 चार्ज है जो भी 20 माइक्रोकूलम का है, Q3 चार्ज जो वो भी 20 माइक्रोकूलम का है, वो कहां रख दिया, वो मैंने Q1 और Q2 से इक्वल डिस्टेंस पर रख दिया। अगर Q1 से Q3 की डिस्टेंस d मीटर है तो Q2 से Q3 की डिस्टेंस भी d मीटर होनी चाहिए। तो इसके रखने से अब बताना है कि मुझे Q1 पे कितना फोर्स फाइंड हो जाएगा। बेटा प्लीज जिस बच्चे पे भी क्वेश्चन हो जाए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, और उसे मुझे जरूर बता, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पहले तो आप इसे सॉल्व करना, अच्छे से टाइम देना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। उसके बाद इसका आंसर मुझे तो कमेंट बेसिस पे हो जाए, कमेंट बॉक्स में देना। उसके बाद अगर हो सके तो आप इसका फोटो लेकर के मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है विशाल माना 38, आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से जाकर के आप सारा का सारा सॉल्यूशन भेज सकते हैं। और आपको इंस्टाग्राम आईडी से ही आपको क्वेश्चन की शीट, जैसे आपको लगा कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, बच्चे अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं ना, कि किसी को कम क्वेश्चन चाहिए, किसी को ज्यादा क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन से सब कुछ सीख जाता है। तो जिसको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो इंस्टाग्राम पे आए और वहां पे आपको क्वेश्चन की शीट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ में इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी और भी बात करेंगे कल परसों में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर लेकिन अब जो देखते हैं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने अभी एक कांस्टेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। आपने यहां पे देखा था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो यहां पे जो देखा था, चलो देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोले थे के, आपने फॉर्मूला निकाला था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसके यूनिट की बात करता हूं कि इसके एसआई यूनिट कैसे निकाली जाती है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के कैसे निकालोगे आप के की एसआई यूनिट। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी को इस एफ के साथ लेकर के जाइए, तो कितना हो जाएगा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 एंड Q2। सपोज करो Q1 एंड Q2 आर इक्वल है एक दूसरे के, क्यों के इक्वल है, ठीक है, मान लिया। तो यहां पे जो होने वाला है बेटा वो हो गया एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के क्यू स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इससे के निकाल दूंगा फटाफट। तो के इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ऐसे आपको सॉल्व करना है अपने एग्जाम में। तो पता है फोर्स की ऐसा यूनिट होती है बेटा न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, जिसे न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस होती है मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर अपॉन चार्ज होती है, चार्ज होती है कूलाम। चार्ज क्या होता है बेटा, कूलाम का स्क्वायर। यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। पर लिखने का तरीका एक और हो सकता है, जो हो सकता है के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स में पावर, यानी कि जो पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर में चली जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके डायमेंशन की, ठीक है ना। अब डायमेंशन निकालने से पहले हम आपने देखा एक रिलेशन कि सबसे k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमेबिलिटी की बात करेंगे, परमेबिलिटी की बात करेंगे, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहले जानते हो कि यार इसके अंदर जो 1/4 पाई है, 1/4 पाई, 1/4 पाई आपका बिल्कुल एक कांस्टेंट होता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे तो इसका 4 पाई का तो मतलब ही नहीं है, 4 पाई तो आपका कांस्टेंट चल करके आ जाता है। तो आ जाता है इसके अंदर k इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, k इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया 1/k। तो इससे आपकी इस एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी की, वैक्यूम की जो आपकी परमिटिविटी है उसकी आपकी यूनिट निकल करके आ जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k की यूनिट रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यानी कि हो गया ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो फटाफट यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल k का उल्टा होता है। देखो दोनों की यूनिट एक दूसरे के उल्टी आ रही है, k की कितनी आ रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जबकि एप्सिलॉन नॉट की कितनी आ रही है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि रिलेशन से पता चलता है बेटा k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि 1/4 पाई कांस्टेंट होता है। तो क्या बचा बेटा, एप्सिलॉन नॉट बचा, नहीं बचा। तो यानी कि ये एक दूसरे के क्या इन रिवर्सिबल है, उल्टे हैं बिल्कुल एक दूसरे के, यानी कि पोजीशन चेंज करोगे एप्सिलॉन नॉट निकाल के आओगे तो 1/k, k की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरीके से हम फिर एक अब इसकी बात करते हैं डायमेंशन की बात। डायमेंशन निकालना भी आसान है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन की बात करते हैं। आप डायमेंशन को देखिएगा सबसे पहले। तो एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का तरीका कहां हो गया, इस तरह से आपसे क्या निकलवा ली, एसआई यूनिट। तो दोनों एसआई यूनिट आप याद रख सकते हो। के की अगर आप के की एप्सिलॉन एसआई यूनिट निकालते हो तो हो गया कि बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स में पावर, ठीक है। अगर इसका डायरेक्ट भी ऐसे ही लिखना चाहते हो तो क्या हो गया बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसी तरीके से मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूं तो बेटा एप्सिलॉन नॉट जो हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। दूसरे तरीके से लिख सकते हो बेटा कूलाम स्क्वायर न्यूटन का इनवर्स और मीटर की पावर में भी इनवर्स, ये भी है। ये सारे तरीके आपको एप्सिलॉन नॉट और के की फॉर्मूले के लिए बताया गया है, क्या उसका आपको यूनिट मिलने वाली है एसआई। अब उसकी डायमेंशन की बात करते हैं सबसे पहले। इसी तरीके से हम जो बात करने वाले हैं वो डायमेंशंस की बात करने वाले हैं। डायमेंशन निकालने का यही तरीका होता है, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला
1/4πε0। मैंने आपके बाद Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस को d स्क्वायर मान के चल रहा हूं, कुछ भी हो। तो मैंने इसको सबसे पहले k मान के देखा, तो F इज इक्वल टू k होता है। Q1 की जगह मैंने Q रखा, Q2 की जगह Q, क्योंकि Q1 और Q2 एक सेम चार्ज मैंने मान करके कंसीडर कर रहा हूं, तो d स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, k Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अबे घबराने का नहीं बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, एफ डी स्क्वायर। देखो दोबारा रिपीट हो गया, के क्यू स्क्वायर। तो मुझे एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर, अब एफ डी स्क्वायर अपॉन कितना, क्यू स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले निकालिए फटाफट डायमेंशन। के इज इक्वल टू एफ की डायमेंशन कितना है बेटा, यहाँ पे एम एल कितना होता है बेटा, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है आपको पता है, बताइए पहले आप फटाफट डायमेंशन बताइए आप फोर्स की। अगर किसी बच्चे को पता हो डायमेंशन तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे जल्दी। फोर्स की डायमेंशन जो होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू। कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। डिस्टेंस की होती है एल, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन चार्ज की होती है बेटा एटी, तो यानी कि एटी का स्क्वायर। तो सबसे पहले फटाफट देखिए, एम एल क्यूब हो गया क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जबकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो कितना हो गया, टी माइनस टू अपॉन क्या पे हो गया, ए स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा टी की पावर टू। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बेटा। एम का एम रखिए, एल 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 और एल स्क्वायर, तो एल क्यूब आपका आ गया था। टी की पावर माइनस टू था, ऊपर ये अब ये टी की पावर प्लस टू है ना, ये भी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू होगा, और यहाँ पे जो ए की पावर टू है ऊपर भी जाके तो ए की पावर माइनस टू होगा। ठीक है ना, इसका मतलब कितना आ गया बेटा, एम एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, तो बेटा टी की पावर माइनस फोर, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ए की पावर माइनस टू। तो यहां से जाकर के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। इट इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यानी कि K इज इक्वल टू एम एल क्यूब टी की पावर माइनस फोर ए माइनस टू। निकाल सकते हैं क्या आप, इस तरह से डायमेंशन निकाल। ठीक है, K की डायमेंशन निकाल चुके हैं, एम एल थ्री, टी की पावर माइनस फोर, ए की पावर माइनस टू। अब हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप रिलेशन जो जानते हैं वो जानते हैं K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आपका कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ ये चीज तो कांस्टेंट हो चुकी है, तो बस क्या बचा, K इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है तो 1/K। अब मतलब जहां K की जगह K की डायमेंशन रखिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/ml क्यूब टी की पावर माइनस फोर ए की पावर माइनस टू। अब जितने भी आप पावर को एक्सचेंज कीजिए, आपका क्या बचा, m की पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस वन, l की पावर यहाँ प्लस में है तो माइनस थ्री, t की पावर प्लस का 4 हो जाएगा, और a की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन निकल करके आती है वो आती है m-1 l की पावर माइनस क्यूब t की पावर 4 a की पावर 2। मतलब आपकी k और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनकी पावर का डिफरेंस है। जहां पावर k की निगेटिव है वहीं वो पावर एप्सिलॉन नॉट के अंदर पॉजिटिव के अंदर आ जाती हैं, और जो इसके अंदर पॉजिटिव है वो एप्सिलॉन नॉट के अंदर नेगेटिव आ जाती हैं। यहां जाकर के मेरे कूलम्ब्स लॉ की सारी एप्लीकेशन शुरू होती है। ठीक है बच्चों, जब हम नेक्स्ट पार्ट कंटेन करेंगे उसमें दो चीज करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहला टॉपिक जो आपका ये हो जाएगा, और दूसरा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हम पार्ट 4 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जितने भी आपको बच्चों क्वेश्चन चाहिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, वहां पे आपको कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन की सीट अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप कूलम्ब्स लॉ को
कोलम्स लॉ के बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, मिड क्वेश्चन, हाई क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, वह आपको अवेलेबल है, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक इस वीडियो के अंदर बस यही बात करनी थी। इस क्लास के अंदर m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2 और इन टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में कंटेन करेंगे। ठीक है बच्चे, हैव यू टेक केयर, गुड बाय।